आज हम पार्ट सी स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 का, जो कि हम पढ़ रहे थे डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट्स। ठीक है, इसमें आज हम जो देखेंगे ना, वो हम ये देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्री जैसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने एलसी के अंदर, उनका स्क्रूटनी कैसे होता है, क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं, कैसे फॉलो अप करते हैं बिल्स वगैरह को। ठीक है, मतलब बैंक, देखिए आप जो भी काम करोगे, बैंक जो भी एलसी इशू करता है, हमको ये देखना पड़ता है ना कि बैंक सेफ रहे। ऐसा नहीं है कि हमने किसी की एलसी ली, उसको विदाउट मतलब उसने हमें दिया, सेलर के पास से आया, हमने पे कर दिया, हमने उसको एप्लीकेंट से पैसा ले लिया। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि अगर हमने डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं किए हैं, वहाँ से रिजेक्ट हो जाए, या फिर मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए, या एप्लीकेंट के साथ फ्रॉड हो जाए, या सेलर के साथ फ्रॉड हो जाए। तो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि ओवरऑल ऑल में सारा आपका बैंक जो है ना वो सेफ रहे। ठीक है ना, हमको ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं, ऐसे उनका स्क्रूटनी करना होता है, कैसे उनको नेगोशिएट करना है, कैसे आप डिस्काउंट करोगे बिल्स को, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कैसे क्या करते हैं। ठीक है, पहले तो है आपका जो है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको क्या करते हैं कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है आपका, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये आपका। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो बेनिफिशियरी होता है वो इशूइंग बैंक से एलसी कराता है। ठीक है, ये आपको पता ही, हमने इतना अभी जो 2-3 बार डायग्राम्स देखे उसमें समझ लिया है, सब क्लियर कर लिया है। तो उसके बाद क्या होता है, इसमें हमें ये देखना होता है कि जैसे अब आपने जब ड्रॉन हो गया, सब ठीक हो गया, ठीक है, उसमें ये देखते हैं कि आपका कैसे ड्रॉन है। अगर ये साइड पे आपका साइड पे ड्रॉन है, तो आपको जैसे ही वो साइड पे आते हैं, आपको कुछ 5 दिन का टाइम होता है, उनमें आपको उनको पेमेंट करनी होती है। या फिर पे ऑन ड्यू डेट। ठीक है, पे ऑन ड्यू डेट का मतलब क्या हो गया, अगर आपका पे ऑन ड्यू डेट होता है ना जैसे, तो इट मीन्स हो गया कि जो डेट उसमें लिखी हुई है उसी के टाइम पे मतलब इसका पेमेंट होगा, जो भी ड्यू डेट इसकी है। ठीक है, तो वो एक्सेप्टेंस बेसिस पे हो जाता है। ठीक है, ये क्या है कि कैसा ड्रॉन है, किस बेसिस पे ड्रॉन है आपका, मतलब अगर जैसा आप उस पर लिखोगे ना, उसी टाइप से इसका जो ये एलसी है ये ड्रॉ होगा। ठीक है, इसके बाद आपका कैसे होता है, देखिए एक तो होता है कि जो पेबल टेनर है वो सब मेंशन होना चाहिए, जो आपका एलसी होता है। ठीक है, और जो आपका इशूइंग बैंक है एंड लेटर ऑफ क्रेडिट जो नंबर है वो उसमें हमेशा लिखा होना चाहिए, ये मस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होता है कि आपका किस करेंसी में ड्रॉ हुआ है। ठीक है, और अगर आपको ना मान लीजिए कि दोनों अलग अलग कंट्रीज है, करेंसी में डिफरेंस है, तो आपका ये भी देखना हो, उसमें मेंशन होना चाहिए कि जब आप करेंसी टू करेंसी कन्वर्जन कर रहे हो तो अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मतलब सारा डिटेल्स हमें पता है कुछ चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें जब डॉक्यूमेंट्री वे में होती है ना, डॉक्यूमेंटेड होती हैं, तभी हम उसको फॉलो अप कर पाते हैं ना। तो वो चीज़ रहनी चाहिए। और जो भी डेट्स वगैरह है, या जो भी आपको करेक्शन करने हैं, मान लीजिए कुछ बना, फिर उसके बाद आपने पार्टी के बीच में कोई बात हुई और कुछ करेक्शन बने, तो उस करेक्शन को भी आपको ऑथेंटिकेटेड कराना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने करेक्शन बोला, एलसी में मेंशन हो गया नहीं। सब जो भी अगर कुछ करेक्शन किए गए हैं, अपडेशन किए गए हैं, तो उनको सबको भी आपको ऑथेंटिकेटेड कराना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इनवॉइसेस। ठीक है, इनवॉइस क्या होता है ना, कमर्शियल डॉक्यूमेंट होता है। इनवॉइस के थ्रू ही पता चलता है कि कितना सामान मंगाया गया था, कितने का पेमेंट हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या है, सारा मतलब जो बेसिक आपका जो ट्रेडिंग का जो आपका उसमें जो होता है ना, सारा डेटा होता है जो आपका इनवॉइस होता है उसमें। ठीक है, अब इसको क्या होता है, ये बेनिफिशियरी के लिए बनाया जाता है, इसमें बेनिफिशियरी बनाता है ताकि वो इसमें सारी डिटेल्स दे सके। मैंने अभी बताया जैसे कि गुड्स क्वांटिटी वगैरह की सारी डिटेल्स दे सके। देखिए मैं लाइन मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपका इसमें क्या क्या रहता है ना, हमें मतलब जब हम एग्जामिन कर रहे हैं इनवॉइस को, तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो सब क्या होता है आपका, एक तो सेलर बेनिफिशियरी का जो भी चीज़ें हैं वो उसी से बना हो, मतलब उसमें जो नेम्स वगैरह हो, जो आपका एलसी में स्टिपुलेटेड किया गया है, जो एलसी में लिखा गया है, उसी से इनवॉइस भी सब लिंक करता हो। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेम है ना, मतलब अगर आपने जैसे उसमें नेम दिया हुआ है एलसी में एप्लीकेंट का, और तो फिर अगर इनवॉइस में ऐसा मेंशन किया गया है कि जो भी इनवॉइस आएंगे उसमें एप्लीकेंट का नेम होना चाहिए, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स रहता है कि कितना डिस्क्रिप्शन है, कैसे मतलब गुड्स में जो है मतलब वो सारा कैसे करस्पॉन्ड कर रहा है जो कि एलसी में है। जैसे आपने बोला कि अगर, देखिए एलसी बहुत डिफरेंट टाइप से बनती है। कभी कभी आप बोल देते हो मैंने इतना सामान मंगाया, कभी कभी आप बोलते हो मैंने इतना सामान मंगाया जो इतनी क्वांटिटी में आएगा, जितना ऐसा रहेगा, इसकी क्वालिटी ये रहेगी। अगर आप जैसा मेंशन करते हो ना, तो वो चीज़ें फिर आपको इनवॉइस में चाहिए होती है, या फिर उसका एक कमर्शियल डॉक्यूमेंट ऐसा चाहिए होता है जो एलसी में लिखी बातों को प्रूफ कर दे ना, मतलब प्रूफ हो आपके पास कि ऐसा हो रहा है। तो वो चीज़ें रहती हैं। उसके बाद आपका
एलसी की वैल्यू से ज़्यादा इनवॉइस होना नहीं चाहिए, ठीक है। चाहे आपका जीएसटी लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, जो आपकी एलसी में वैल्यू डिसाइड हुई है उससे ऊपर आपका इनवॉइस नहीं जा सकता। इसके बाद आपका मान लीजिए आपका एफओबी है, किफ है, कौन सा मतलब आपका जो मतलब एक होता है ना, ये आपका जो ट्रांसपोर्ट से पहले जो ये सब किफ वगैरह लिए जाते हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं, ठीक है, कैरियज का या जो भी है आपका, वो सब डिसाइड होता है इनवॉइस में ही, कि आपका बिल ऑफ लेडिंग नंबर क्या है, शिपिंग मार्क क्या है, इंपोर्ट लाइसेंस नंबर क्या है, ये सब भी उसमें रहना चाहिए। इनवॉइस के ऊपर आपका सारा ही मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और फिर अगर आपका इनवॉइस जो है ना, अगर एक्सेस कर रहा है अमाउंट से, परमिटेड क्रेडिट से, तो ये देखो आर्टिकल होता है 18B ऑफ यूपीसीडी, जिसमें क्या होता है, ड्राइंग जो होती है ना, जैसे अगर मान लीजिए इनवॉइस आपने बड़े बिल का बना दिया, ठीक है, अब लेकिन आपका जो पेमेंट होगा ना आपको, वो एलसी के अकॉर्डिंग होगा, आपके इनवॉइस से कोई मतलब नहीं है बैंक को, वो केवल जो आपने एलसी जो ड्रॉन की है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको पेमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, देखिए बिल ऑफ लेडिंग में आपका क्या होता है ना, ये एक तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इसमें आपका जैसे ये रहता है कि आपका जो आएगा सामान वो कितनी क्वांटिटी और क्वालिटी में है, ठीक है, मतलब कितनी क्वांटिटी है उसकी, कितना सामान शिप होना है। उसके बाद ये चीज़ होती है कि किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगा, आपका रेल के थ्रू आएगा, प्लेन के मतलब एयर के थ्रू आएगा, बाय लैंड आएगा, बाय शिप आएगा, जो भी आपका रहता है ना वो उसमें आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। आपका मतलब मेंशन रहेगा एलसी में और उसी के थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो बिल ऑफ लेडिंग वगैरह जो होता है ना, ये सारा उसी को शो करता है कि कौन जो जैसे मान लीजिए शिप के थ्रू हो रहा है तो कौन ऑथराइज एजेंट है, क्या रूट रहेगा, ठीक है। अब आपका जो आप ये किफ और एफओबी और ये सब होता है ना, ये सब हम देखिए आपका समझाएंगे आपको इसको भी अलग से वीडियो में। इसमें क्या होता है ना, आप ये डिसाइड करते हो कि आपका इंश्योरेंस पूरा सोर्स टू जहां आपका टारगेट है वहां तक का रहेगा, या फिर जैसे ही आपका बॉर्डर क्रॉस होके जो आपका सेल जिससे आप भेज रहे हो सामान, जो आपका सेलर है, बायर है सॉरी, उस तक जहां जा रहा है वहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब आप एक इंश्योरेंस का भी डिसाइड करते हो, कहाँ से चार्जेस का टैक्स कौन से किसके लग रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक कौन किसका पेबल है, फिर कहाँ से किसके चार्जेस डिडक्ट होंगे। तो ये सब चीज़ें आप जब एलसी में जो डिसाइड करते हो उसके अकॉर्डिंगली ही आप ये सब चूज़ करते हो। बिल ऑफ लेडिंग में वही सब मेंशन रहता है, ठीक है। अब इसमें हमें देखना क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ बैंक्स को ध्यान देने वाली है, कि बैंक को क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो होता है आपका कि आपका जो बिल ऑफ लेडिंग है वो कंप्लीट सेट हो, नेगोशिएबल जो कॉपीज़ है ना उनमें मतलब वो नंबर्स भी हों, अलॉन्ग विद जो आपके नॉन नेगोशिएबल कॉपीज़ हैं, सब जैसा एलसी में स्टिपुलेटेड है वैसा होना चाहिए। देखिए अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हो रहा है, ये लाइन भी अब एक ध्यान से बात समझ लो, कि अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हो रहा है वो ठीक है, वो एक्स्ट्रा है, हमें उससे कोई नहीं है, अगर आया है ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन आपके जितने स्टिपुलेटेड होते हैं एलसी में, जितने मेंशन किए जाते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी होता है। मतलब ये ज़रूरी है कि जो जो चीज़ें एलसी में मेंशन हुई हैं, जो जो बिल्स मेंशन हुए हैं, जो जो जिस अमाउंट में डेटा अमाउंट डेट जो मेंशन हुई है, सब चीज़ उसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जब आपका काम होने के बाद जब वो आपको आप प्रेजेंट करोगे ना पार्टी को सामने वो अपना एलसी, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, वो कह देगा नहीं ये तो मेरे से डिफर कर रहा है, हमारे एलसी में तो ऐसे अलग से था। पार्टी मतलब जो बैंक है आपका, क्योंकि बायर की तरफ से भी और सेलर की तरफ से, दोनों की तरफ से ही बैंक रहते हैं ना, तो उस केस में फिर वो आपका जो सामने वाली पार्टी का जो बैंक है वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स और एलसी का जो डेटा है वो सारा मैच करे, ठीक है। इसके बाद आपका क्या रहता है कि जो आपका मतलब वो रहता है ना शिप का ऑनर, उसमें आपके सिग्नेचर उसके शिप के ऑनर के या जो भी ऑथराइज एजेंट है जो आपका ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसका सिग्नेचर बेयर करना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन गुड्स के वहाँ पे रहने चाहिए जैसा कि आपका इनवॉइस और एलसी में मेंशन्ड है। फिर बिल ऑफ लेडिंग में जो है ना आपका लेटर ऑफ क्रेडिट का नंबर भी रहना चाहिए, ठीक है, और जो नेम है इशूइंग बैंक का वो भी बिल ऑफ लेडिंग में आना चाहिए आपका। उसके बाद आपका फ्राइट जो आ रही है वो उसमें बिल ऑफ लेडिंग के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, पेमेंट ऑफ फ्राइट की, मतलब जस्ट जो पेमेंट ऑफ मोड है वो उतना ही रहना चाहिए पेमेंट अमाउंट जितना डिस्क्राइब किया गया है एलसी में, ठीक है। मैंने बोला ना कि ये सब डिसाइड होता है पहले से, कौन कहाँ तक पे करेगा, कितना टैक्स आ रहा है, कितना उस जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका इंश्योरेंस भी रहना है या नहीं रहना है, ये सब चीज़ों की बात, ठीक है। इसके बाद होता है कि शुड कॉल फॉर शिफ्ट ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है। इसके मतलब क्या होता है कि ऐसा क्लॉज अगर है तो उसके अकॉर्डिंगली ही ये होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है कि जो शिपर है उसका जो है उसके अकॉर्डिंगली ड्रॉन होना चाहिए, ठीक है। ब्लैंक एंडोर्स्ड होता है किसके फेवर में, इशूइंग बैंक के फेवर में, ठीक है, जैसा कि एलसी में इंस्टीट्यूट होता है कौन, बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कोई चेक की बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद आपका पार्शियल शिपमेंट अगर हो चुका है, कभी कभी होता है ना कि सामने वाली पार्टी कह देती है कि मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो शिपमेंट करने के लिए,
तो बहुत सी पार्टीज होती है कि ठीक है अच्छा 1 लाख 2 लाख चाहिए, लो ले लो, इससे इतना शिपमेंट कर दो। तो पार्शियल शिपमेंट का जो पेमेंट होता है ना, अगर वो भी हो चुका है तो वो सब उसमें मेंशन रहना चाहिए, आपके बिल ऑफ लेडिंग में भी, एलसी में भी, कितना पेमेंट पहले हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका जो डेट्स होती हैं वो भी सही रहनी चाहिए। जो जो मतलब सीधी सी बात है कि आपका एलसी में जैसा मेंशन है बिल ऑफ लेडिंग वैसे ही बनना है, ठीक है ना। फिर आपका इंश्योरेंस पॉलिसी एंड सर्टिफिकेट्स की बात आती है। अब अगर मान लीजिए आपने इंश्योरेंस कराया है तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसका जो सिग्नेचर है, मार्क है, वो सब बियर करना चाहिए उसको, ठीक है। ये आर्टिकल 34A के अंडर में आता है। फिर आपका आर्टिकल 34B क्या कहता है कि ब्रोकर के थ्रू इश्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ब्रोकर इश्यू नहीं कर सकता है। फिर आपका जो डेट ऑफ इश्यूएंस होता है इंश्योरेंस का मस्ट बी ऑन और बिफोर द डेट ऑफ शिपमेंट, ठीक है। मीन्स आपके जो शिपमेंट हुई है उसके डेट से पहले होना चाहिए, और जो भी ऑफिसर है उसमें इफेक्टिव डेट उस शिपमेंट की भी उसमें रहना चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल 34C है आपका। फिर आता है कि किस करेंसी में यूज़ हो रहा है। मीन्स क्या हुआ, आपका जो इंश्योरेंस है वो सेम जो एलसी में करेंसी यूज़ हो रही है उसी करेंसी में आपका जो इंश्योरेंस है वो भी इश्यू होना चाहिए। ये आपका आर्टिकल 34F1 है, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 34F2 क्या होता है कि अदरवाइज कुछ अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो आपका जो इश्यूड अमाउंट होता है वो 110% ऑफ गिव एंड गिव वैल्यू होता है गुड्स की, ठीक है ना। ये चीज़, ये देखिए गिव एंड गिव वैल्यू जो होती है ना, ये आपको जब मैं आपको इसका एक वीडियो एक अलग से प्रोवाइड करके पूरा समझा दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें 4 रहते हैं और ये इस वीडियो में कवर नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ कवर करवा दूंगी, ठीक है। फिर आपका होता है द पॉलिसी जो होती है ना वो वॉइस कवर हो रही है, पोर्ट शिपमेंट, क्या डेस्टिनेशन है, मैंने बोला ना कि कहाँ से कितना किसका लग रहा है कि हमारा इंश्योरेंस यहाँ तक रहेगा, इसके बाद आपकी जिम्मेदारी, या पूरा कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। लोडिंग का भी ले रहा है, वो सब मतलब उसमें इंश्योरेंस में मेंशन रहता है कि हम किस किस चीज़ को कवर कर रहे हैं। जो एलसी में रहता है ना कि हमें इतना आप कवरेज करके दोगे, वैसे इंश्योरेंस का जो बनता है ना उसमें उतना कवरेज शो किया जाता है, ठीक है। ये सब रहता है। अब चलिए ये हो गया। फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कभी कभी क्या होता है ना पार्टी सामने से डिमांड कर देती है कि हमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए कि कहाँ से बना है, कितना क्या है। तो वो चीज़ जो होती है अगर मांगी गई है एलसी में ऐसा मेंशन्ड है तो आपको वो भी देना है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो खराब हो सकते हैं या जिससे नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है पैकिंग लिस्ट, वेट एंड अदर डॉक्यूमेंट। अब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना जिसमें वेट भी चाहिए होता है, ठीक है। आपका कितना वेट है, उसका कितना, शिपिंग कंपनी है, बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट, ये सब कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब भी चेक किए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका मेन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी लायबिलिटी, ठीक है। अब मान लीजिए इशूइंग बैंक जो है ना, जैसे उसको डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते हैं, ठीक है, एलसी के अंडर में, तो उसका ये ऑब्लिगेशन होता है कि वो कस्टमर को पे कर दे इमीडिएटली, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स सारे पहले वेरीफाई हो ही चुके होते हैं जब एलसीज बन रही होते हैं। क्योंकि कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है ना कि इशूइंग बैंक ने बनाया, उसने डॉक्यूमेंट्स सामने भेज दिए पार्टी को, पार्टी ने सब वेरीफाई कर लिया, तो एलसी पहले ही वेरीफाई हो चुकी होती है आपका। मतलब आपका बस ये होता है कि जब पेमेंट ऐसा हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, तो पे करना है, बस इतना बचता है। तो क्या होता है जैसे उसको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं फिर जैसे अकॉर्डिंगली होता है, अगर साइट पे है तो उसको तुरंत पेमेंट करनी होती है, अगर ड्यू डेट पे है तो उसको जो भी डेट्स है उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट करनी होती है, ठीक है। जैसा एक्सेप्टेंस रखा गया एलसी की कंडीशन में वैसे। अब इसमें क्या होता है, इशूइंग बैंक जो होती है वो मतलब ऐसा नहीं है, कभी कभी इशूइंग बैंक को डाउट लगता है कि हाँ नहीं मुझे एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं सेम है या नहीं है, सब कुछ सही है, तो उसको एक मैक्सिमम पीरियड ऑफ नंबर ऑफ डेज दे रखा होता है, ठीक है। जो भी जैसा भी रहता है उसके अकॉर्डिंगली उसको वो बिल जो है ना उसको करना होता है और उसको पे करना होता है, ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ डेज होते हैं ये बैंक की इंडिविजुअल पॉलिसी होती है, किसी का 5 डेज होता है, किसी का 7 डेज होता है, किसी का 3 डेज भी रहता है, ठीक है। तो वो आपका बैंक्स का इंडिविजुअल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली रहता है, वो पहले से मेंशन होता है जो भी आपके एडवाइजिंग वगैरह बैंक होते हैं उनको, ठीक है। अब देखिए बिल अगर रिटायर्ड नहीं हुआ है या पेड नहीं हुआ है इम्पोर्टर के द्वारा, तो उसमें इशूइंग बैंक क्या करता है क्रिस्टलाइज कर देता है लायबिलिटी को, किसमें, इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। मतलब अगर हम इंडिया की टर्म में बात कर रहे हैं ना, देखिए ये लिखा हुआ है इन केस द बिल इज नॉट रिटायर्ड और पेड बाय द इम्पोर्टर विद इन दिस पीरियड, तो इशूइंग बैंक क्या करता है उसको क्रिस्टलाइज कर देता है लायबिलिटी को, किसमें, इंडियन रुपीज में, बिल सेलिब्रेट में, ठीक है, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बुक कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है द क्रिस्टलाइजेशन कैन बी इफेक्टेड अर्लियर देन द स्टिपुलेटेड डे विद अ स्पेसिफिक रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम द इम्पोर्टर एप्लीकेंट, ठीक है। मीन्स जिस जो एप्लीकेंट था जिसने ये रिक्वेस्ट मतलब जिसने इशूइंग बैंक से कराया था, अगर जैसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आपकी जो पार्टी है वो पे नहीं कर रही है आपको, तो आप उसको क्रिस्टलाइज कर दोगे जैसा भी रिक्वेस्ट रहता है उसमें, ठीक है। लेकिन ये किस केस में था, ये साइड बिल के केस में था, ठीक है।
मतलब उसने क्या किया, साइड बिल के केस में अगर आपने इंपोर्टर जो है ना उसने पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आप उसको क्या करते हो, उसको कन्वर्ट कर देते हो फॉरेन करेंसी से इंडियन रुपीज में हिसाब से, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बुक कर देते हो उसको, ठीक है, कि इतना अगर हमें अभी नहीं पे हो रहा है तो इतना हमें फॉरवर्ड में आप इतना हमें दोगे वापस सारा, जैसे ये सब एलसी पे मेंशन होता है कि अगर ये पार्टी ने हमें पे नहीं किया तो हम कैसे कस्टमर से लेंगे पैसा, ठीक है। उसके बाद अगर यूसेंस बिल है, ठीक है, ड्यू डेट का है, तो उसमें क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी की जितनी भी लायबिलिटी होती है उसको हम इंडियन रुपीज में क्रिस्टलाइज कर देते हैं। कब? ड्यू डेट में। ड्यू डेट में जो भी करेंसी है उसको उस डेट के जो भी करेंसी का कन्वर्जन लग रहा है उसके हिसाब से इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा क्रिस्टलाइजेशन होता है अगर फॉरेन करेंसी लायबिलिटी है। फिर होता है फॉलो अप बिल्स अंडर एलसी, ठीक है। अब क्या हुआ, द फॉरेन करेंसी लायबिलिटी ऑफ इंपोर्ट बिल ड्रॉन अंडर एलसी इज क्रिस्टलाइज इनटू इंडियन रुपीज ऑन स्टिपुलेटेड डे एज पर इंडियन बैंक पॉलिसीज, ठीक है। इंडिविजुअल बैंक पॉलिसी के हिसाब से आपने क्रिस्टलाइज कर लिया। अब क्रिस्टलाइज करने के बाद क्या करना है, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, जैसे इसको रिसीव हुए डॉक्यूमेंट उसने क्रिस्टलाइज कर लिया, जैसा भी इसका बिल था उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, पेमेंट मोड में। अब वो क्या करेगा, इम्पोर्टर को ना एक लोन फैसिलिटी रहती है, सैंक्शन रहती है। देखो, इम्पोर्टेंट हैज बीन सैंक्शन इम्पोर्ट लोन फैसिलिटी, जिसमें क्या होता है, द रुपी लायबिलिटी इज डेबिटेड टू द लोन अकाउंट, ठीक है। इफ नॉट द इशूइंग बैंक इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अप विद द इम्पोर्टर फॉर पेमेंट ऑफ द बिल अमाउंट, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, दो तरीके होते हैं, या तो वो इम्पोर्टर का फॉलो करे कि हाँ ये आपका ड्यू डेट आ गया, ये ऐसा बिल बन गया, आप हमें पे करो, ठीक है, ऐसा करके उसको थोड़ा सा फोर्स करते हैं या उसको पे करने के लिए बार बार याद दिलाते हैं। और एक आप होता है कि अगर उसने उस कस्टमर से पहले ले रखा है तो वो उसको एक अपना क्या करता है, सैंक्शन करता है लोन फैसिलिटी इंपोर्ट करके, और उसमें से इंडियन रुपी की लायबिलिटी के हिसाब से जितना पैसा होता है वो डेबिट कर देता है लोन अकाउंट से एलसी को कवर अप करने के लिए, ठीक है ना। ये रहता है, लेकिन वो सब पहले से डिसाइडेड होता है, इनका पहले से बन चुका होता है एलसी के टर्म्स एंड कंडीशन बनाते टाइम में, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेगा ना, उसके बाद क्या हुआ, जितने उसका अगर इम्पोर्टेंट शैल रिटायर द बिल ऑन ड्यू डेट फॉर क्रिस्टलाइजेशन एज ही मे चूज टू रिटायर ओनली आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ गुड, ठीक है। मीन्स कभी कभी होता है ना कि बिल हमारे पास पहले आ गया, हमने पे कर दिया सामने पार्टी को, अब इसके बाद ये होता है कि वो सामने वाली पार्टी बोल रही है कि जब मुझे सारा रिसीप्ट हो जाएगा सब जैसा रहेगा, लेकिन ये सब देखिए ये सब एलसी के टर्म्स रहते हैं। तो उसने बोला कि मेरे को एक आपका देख क्या हुआ, साइड पे हुआ तो आपको पे करना पड़ जाएगा बैंक को, राइट। अब उसके बाद उसने ये करा था एप्लीकेंट ने कि मैं आपको पे करूंगा जब मुझे सारा गुड्स जो है वो रिसीप्ट हो जाएंगे, तो फिर वो चेंज हो गया ना, तो टाइम पीरियड का डिफरेंस हो गया। तो आपको बैंक को क्या करना होता है, रिकवर करना होता है इंटरेस्ट भी, किससे, पार्टी से, क्योंकि उसने पहले पैसा दे दिया और कस्टमर हमें बाद में पे करेगा। तो वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो भी इंटरेस्ट रेट उस टाइम प्रिस्क्राइब्ड होगा उसके अकॉर्डिंगली वो उसको चार्ज करता है, ठीक है। तो ये सब रहता है इसमें। अब इसके बाद क्या है, एविडेंस ऑफ इम्पोर्ट बाय द इम्पोर्टर। अब जैसे इम्पोर्टर को जैसे कोई इंपोर्ट किया है उसने डॉक्यूमेंट, वो एविडेंस भी बैंक को देना पड़ता है, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं उसको। तो बिल ऑफ एंट्री जो होता है कस्टम के थ्रू ड्यूली साइंड होता है कि इस कंट्री में आया है, वो उसको साइन करके बैंक को शो करना होता है। कब? जैसे आपको 6 मंथ के अंदर शो करना होता है, जैसे आपका जो बिल है वो आपका अगर आ गया है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद आपको जो आपके बिल ऑफ जिस दिन एंट्री होगी कंट्री में उसके बाद 6 मंथ के अंडर में आपको पे करना होता है, जैसे आपका जिस दिन से पेमेंट हुई उसके बाद से, ठीक है। तो ये सब रहता है। और अगर देखिए एक चीज़ और रहती है, ये तो टाइम है कि अगर पेमेंट हो गया, नॉन रिसिप्ट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, ठीक है, ये तो बात हुई कि अगर ऑथराइज डीलर से लेना है। अगर बिल ऑफ एंट्री जो है ना 3 महीने में सबमिट नहीं होती तो बैंक के पास होता था कि वो आरबीआई को रिपोर्ट करना होता था उसको, ठीक है, कैसे, आरबीआई इन द हाफ ईयरली बीएफएफ स्टेटमेंट में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब एक बन गया है हमारा इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके थ्रू आरबीआई को जो होता है ना हम डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं। अब हमें जो स्टेटमेंट्स जाती थी उसके थ्रू नहीं करना है, हम डायरेक्ट आईडीपीएमएस के थ्रू उसको रिपोर्ट कर सकते हैं आरबीआई को, इस चीज़ों का, ठीक है। फिर सेफ गार्ड ऑफ फॉर बैंक्स। अब देखिए बैंक्स का क्या होता है, जो कुछ गाइडलाइंस आपकी हो गई, ठीक है, बाकी जो बाहर की हैं उनका हो गया, आपका एक्सपोर्टर का हो गया, आरबीआई के हो गए, ठीक है, सारे हो गए, लेकिन कुछ गाइडलाइंस बैंक के इंटरनल भी होती हैं, पॉलिसीज होती हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसा पॉलिसीज होता है बैंक अपने सेफ गार्ड के लिए बनाता है, ठीक है। तो उसमें जैसे अगर आपका जैसे ओवरसीज पेमेंट इन्वॉल्व है या मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, तो आरबीआई के जो गाइडलाइंस है वो तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, वो तो हमें लेने ही है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस हम अपने रखते हैं अपने सेफ गार्ड के लिए, ठीक है। जैसे कि आप केवाईसी ले रहे हो, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, आपका जो क्या मार्जिन है ट्रांजैक्शन का वो कितना चल रहा है, ठीक है,
जो आपका जैसे स्टाफ है उसको सब आइडिया होना चाहिए, वो कैसे मतलब डील करे कस्टमर से, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उसको सारी गाइडलाइंस का पता होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप किसी कस्टमर से एलसीज के लिए कर रहे हो, देखिए आपको भी पता है कि ये सारे कस्टमर्स जो होते हैं जो एलसी करते हैं या फॉरेन बिजनेस को डील करते हैं, वो बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वो बैंक्स को बहुत सारा मार्जिन लेके आते हैं, तो इसलिए हमें ऐसा चाहिए होता है कोई बंदा जो मतलब जो आपका स्टाफ होता है कि जो इन लोगों को डील कर रहा है, इन कस्टमर्स को डील कर रहा है, वो इतना प्रोफिशिएंट हो अपने इस चीज़ में कि कस्टमर्स को भी फील ना हो कि हाँ इसे पता नहीं है। क्योंकि अगर आपने कोई भी गलत डॉक्यूमेंट ले लिया, वो बैंक पे आ जाता है, फिर बैंक को पेमेंट, मान लीजिए बैंक ने पेमेंट कर दिया, अब वो कस्टमर से पेमेंट ले रहा है या कुछ भी चक्कर पड़ जाता है ना, तो बैंक को बहुत भारी झटका लगता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो स्टाफ है उसको सारी गाइडलाइंस पता हो, चाहे एग्जिस्टिंग हो चाहे न्यू गाइडलाइंस आ रही हो, ठीक है। उसको कैसे स्क्रूटनाइज करना है डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, एलसी के अंडर में एलसी को लेते हुए। फिर पेमेंट के टाइम पे भी उसको बहुत ध्यान रखना होता है कि कन्वर्जन वगैरह, जैसा मान लीजिए क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो, अगर आपने कन्वर्जन करने में थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी, तो वो बड़े अमाउंट पे जब आप इतनी बड़ी मिस्टेक करते हो ना, तो बहुत बैंक के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि जब आपकी ऑडिटिंग होती है ना उन चीज़ों की, जब वो पकड़ में आता है तो फिर वो स्टाफ के ऊपर गिरता है और बैंक के ऊपर ही आता है, ठीक है, और वो बैंक की इमेज को भी खराब करता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं, ठीक है। और मतलब सारा मतलब ये होता है, ओवर एंड ऑल ये कहने का मतलब है कि आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली देखो, कन्वर्जन बहुत ध्यान से करो, स्टाफ को सारी गाइडलाइंस पता होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स गाइडलाइंस पता होनी चाहिए। एक दो सबसे छूट जाती है, लेकिन फिर भी उनको, जब आप कोई एलसी बना रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो सारी गाइडलाइंस को एक बार देखते हुए उसको काम करना चाहिए, ठीक है। अब रिस्क कैसे रिलेटेड रहते हैं आपके, एक तो रहता है कि पेमेंट जो है रिसीव्ड होगी नेगोशिएटिंग बैंक से, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली जैसा भी रहा। उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो अदर ट्रेंड ट्रांजैक्शन था या इंटरनेशनल ट्रेंड था, उसमें कुछ रिस्क आ गया। रिस्क कैसे होगा कि मान लीजिए आपने करा, अब आपने कर दिया, सब हो गया, उसके बाद जब आपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करे तो कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, या लॉ ऑफ लैंड चेंज हो गया, या मतलब कोई ऐसा सिचुएशन आ गई जिसमें करेंसी रिस्ट्रिक्शंस लग गई, या फिर कभी कभी बहुत से ऐसे केस होते हैं जहाँ सामने रिस्क आ जाते हैं। मान लीजिए उस कंपनी में कोई जो उनका चल रहा था रूल्स वो चेंज हो गए, तो बहुत से ऐसे रिस्क होते हैं जिस टाइम आ जाते हैं। मान लीजिए कुछ आपका गुड्स आ गया, ठीक है, आपको सेलर ने गुड भेज दिए, बायर ने क्या देखा कि मुझे क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, फिर कुछ उसने रेज कर दिया, तब कुछ जो पेमेंट है, अब देखिए गुड्स तो आए ना, तो बैंक को तो पे करना है, तो वो सब चीज़ें कुछ होती हैं, कुछ हमें ऐसे रूल्स और ऐसे डॉक्यूमेंट्स उसके लिए लेके रखने पड़ते हैं कि अगर ऐसी कंडीशंस अराइज हो गई तो बैंक को कौन पैसा देगा या बैंक उसको कैसे डील करेगा। तो ये सब चीज़ें रिस्क होती हैं जिसको जो एलसी इशू कर रहा है उसको माइंड में रखते हुए अपना लेना होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है आपका, देखिए यही सब चीज़ें इसमें हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। एलसी में ऐसे बोला जाता है, देखो एक लाइन यहाँ पे लिखिए, अच्छा, बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, ठीक है, मीन्स क्या हुआ, इसमें होता है कि अगर आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखोगे और एक बार आपको जल गए ना, मतलब एक बार आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद हमेशा ध्यान रखोगे, लेकिन हमें उस चीज़ पे जाना ही नहीं है, हमें वो चीज़ लेनी ही नहीं है कि हमारे ऊपर कोई रिस्क आए, ठीक है ना। आपको जो पेमेंट होनी है, सेफ्टी पेमेंट करनी है, वो भी बहुत ध्यान से रखनी है कि अकॉर्डिंगली टू एलसी ही हो, कि ऐसा कोई चांस ना हो जिससे इशूइंग बैंक आपका डिस्क्रिपेंसीज पॉइंट कर दे, ठीक है ना। मान लीजिए अब ऐसे ही तो होता है ना, जैसे सेलर ने भेजा तो वो तुरंत नेगोशिएटिंग बैंक के पास जाएगा, उससे बोलेगा कि मुझे मेरा पैसा दे दो, उसने पैसा दे दिया। अब नेगोशिएटिंग बैंक इशूइंग बैंक से पैसा मांग रही है। अब अगर बाई चांस नेगोशिएटिंग बैंक ने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते टाइम कुछ गड़बड़ दे दिया या थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसीज आ गई, तो इशूइंग बैंक तो मना कर देगा ना कि हमने जो एलसी बनाई थी वो इसके अकॉर्डिंगली थी, आपका ये चीज़ मैच नहीं कर रहा है हमसे, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। अब नेगोशिएटिंग बैंक क्या करेगा, उसने तो इश्यू बैंक से पैसा चाहिए, उसने तो कस्टमर को पैसा दे दिया अपने बेनिफिशियरी को, तो ये गड़बड़ हो गया ना। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि साथ दोनों बैंक जो इन्वॉल्व हैं वो डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली चेक करें, सारा सब कुछ एकदम प्रॉपर रखें। जो डॉक्यूमेंट्स आपने एलसी ओपन करते टाइम इशूइंग बैंक की तरफ से आई थी उसी को आप वापस से इशूइंग बैंक को भेजो, ठीक है ना। तो बहुत ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों का, ठीक है। इसके साथ ही ये पार्ट कवर हो जाता है, इसके बाद एक आपका ये और पार्ट बचता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, आपका जो ये केफ वगैरह वाला जो कैरियज फ्लाइट वगैरह से रिलेटेड था, ये मैं एक वीडियो आपको और प्रोवाइड कराऊंगी क्लियर करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।